स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है वो है सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जब आप इस टॉपिक को पढ़ना शुरू करेंगे तो एनसीईआरटी आपसे कह रही है कि भाई मेंडल, जिसको कि हम फादर ऑफ द जेनेटिक्स बोल रहे हैं, फिर चाहे सटन की बात कर लो, चाहे आप मॉर्गन की बात कर लो। जब मॉर्गन की बात आती है तो हम फादर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स बोलते हैं, है ना। पीओ वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जेनेटिक्स पे स्टडी कर रहे थे, एनसीईआरटी ये कह रही है। उनको ये भी पता है कि भाई कैरेक्टर्स जनरेशन जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, कैरेक्टर्स में चेंजेस आ रहे हैं, तो कोई ना कोई ऐसा फैक्टर है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर है केमिकल, जिसमें चेंज आने की वजह से कैरेक्टर में चेंज आता है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि यार जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो वो आंसर नहीं दे पाते। ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है। तो अगर वो आंसर नहीं दे पा रही, तो आंसर कैसे मिला हमें कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? तो आप बताइए, इस पर लगातार स्टडी चल रही थी, लगातार स्टडीज चल रही थी, लेकिन एनसीईआरटी ने हमें यहाँ बेसिकली 3 एक्सपेरिमेंट बहुत सही से समझाए हैं। पहला है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जो कि हम बताते हैं बच्चे की ग्रिफिथ ने किया था, है ना। जब आप एनसीईआरटी से पढ़ना शुरू करेंगे तो आज मैं वही पढ़ाऊंगा। दूसरा मैं आपको बताता हूं, मैक्लियोड, अवेरी और मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था। और तीसरा जो है बच्चे, वो हर्शे और चेज का एक्सपेरिमेंट है। ये तीनों एनसीईआरटी में इसी सीक्वेंस में इस पे हम बात करने वाले हैं। तो आप समझिए कि जब जेनेटिक मटेरियल की बात आती है कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ये कैसे पता चला? तो इस पे बात शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आपको ये समझना है कि यहां हम जो ये शब्द पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बोलो एक मेथड टू डेवलप जेनेटिक वेरिएशंस इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जेनेटिक वेरिएशंस को डेवलप करने का एक मेथड है। और ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है? जब हम इसके मीनिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मीनिंग का मतलब है कि बैक्टीरियल सेल रिसीव द डीएनए फ्रॉम सराउंडिंग। अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट से जब कोई बैक्टीरियल सेल डीएनए को क्या कर ले, रिसीव कर ले, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहेंगे। और ये मेथड है बैक्टीरिया के अंदर अपनी जेनेटिक वेरिएशन को डेवलप करने का। आप बताइए, एनसीईआरटी कह रही है कि ये बैक्टीरिया जो थे, इन्होंने यहां पर जो बैक्टीरिया यूज किए, हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो बैक्टीरिया पर हुआ, जिसका नाम डिप्लोकोकस न्यूमोनी। हालांकि ब्रैकेट में एनसीईआरटी ने आप डिप्लोकोकस की जगह न्यूमेनोकोकस भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ने ये भी लिखा है। कोकस का मतलब होता है गोल बैक्टीरिया, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और आप बताएंगे कि ये इसमें जो नाम दिया जाता है, फ्रेडरिक ग्रिफिथ का नाम दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर भी आपको। और 1928 आपको ईयर लिख के दिया एनसीईआरटी ने, ये समझिएगा। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल फ्रेडरिक ग्रिफिथ 1928 में एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए? डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया पर। आप बताइए, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया जो थे, इसके उन्होंने 2 स्ट्रेन्स पढ़े। एक का नाम था एस स्ट्रेन और दूसरे का नाम था आर स्ट्रेन। आप बताइए, एस स्ट्रेन वायरुलेंट था। यहां देखो एक शब्द आ रहा है न्यूमोनी। न्यूमोनी, न्यूमोनी का मतलब क्या हो गया है? न्यूमोनिया को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई न्यूमोनिया डिजीज कर देता है एस स्ट्रेन। लेकिन आर स्ट्रेन जो है उसको हम नाम देते हैं नॉन वायरुलेंट। इसका मतलब इससे डिजीज नहीं होता है। उसका रीजन क्या है आपको बताना है कि भाई जो एस का मतलब है, यहां पर एस का मतलब है स्मूथ। स्मूथ का मतलब है कि आउटर मोस्ट म्यूकस लेयर प्रेजेंट होती है। बेसिकली मैं आपको बताऊं, जब आप ना मोनेरा किंगडम पढ़ेंगे, मैं भी आपको पढ़ाऊंगा। मोनेरा किंगडम के अंदर क्या है कि आउटर मोस्ट लेयर बैक्टीरिया की हम पढ़ते हैं ग्लाइकोकैलिक्स।
तो ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ना, तो ग्लाइकोकैलिक्स में एक लेयर होती है स्लाइम लेयर, जिसको कि हम म्यूकस बनी हुई बताते हैं। तो आप बताइए वो इस पे रहती है, और जो म्यूकस की लेयर होती है ना, स्लाइम लेयर, वो होती है बोलो चिपचिपी। तो आप सोचिए कि अगर ये बैक्टीरिया हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया तो हमारे एपिथेलियम सेल के साथ चिपक जाएगा ना म्यूकस की हेल्प से, क्योंकि उस पर तो चिपचिपा सब्सटेंस लगा हुआ है। तो चिपक जाएगा तो वहीं रह जाएगा, वहीं रह जाएगा एपिथेलियल सेल के साथ, वहां एपिथेलियल एरिया में चिपक गया है तो ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करेगा तो बोलो इंफेक्शन कोज करेगा। तो ये इंफेक्शन कोज करता है, लेकिन ये इंफेक्शन कोज नहीं करता। सही है बात या नहीं? तो ये डिजीज कर रहा है और ये डिजीज नहीं कर रहा। तो आप ये बताइए कि इन्होंने यूज किया था बैक्टीरिया का, यूज किया था बैक्टीरिया का, लेकिन आपको बताना है कि एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए, तो हम कहते हैं चूहे पर। एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए? चूहे पर। आप बताइए कि जब इन्होंने इंजेक्शन की सहायता से, इंजेक्शन की हेल्प से आर स्ट्रेन को चूहे में इंजेक्ट करवाया, सही है, तो आप बताएंगे कि जो चूहा है वो जिंदा रहा। क्यों? क्योंकि ये तो आर जो स्ट्रेन होता है, रफ स्ट्रेन होता है, इसका मतलब इसमें बाहर केवल सेल वॉल होती है, इसमें म्यूकस लेयर वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। आप बताएंगे कि ये अंदर जाता है, सेल डाइजेस्ट कर देती है, बैक्टीरिया मर जाता है, डिजीज कॉज नहीं कर पाता। तो आर स्ट्रेन वाला तो डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा। लेकिन जब इन्होंने एस स्ट्रेन वाले को, एस स्ट्रेन वाले को माइस में इंजेक्ट करवाया, तो आप बताएंगे कि जो माइस था, चूहा था, उसको न्यूमोनिया डिजीज हो गया और उसकी क्या हो गई? डेथ। चूहा मर गया। फिर इन्होंने ये एस स्ट्रेन जो था इसको हीट करके दिया, हीटेड। हीट करने का मतलब हो गया कि जो बैक्टीरिया था ना वो तो भाई मर गया, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरियल एंजाइम्स काम करना बंद हो गए, बैक्टीरिया की डेथ हो गई। और जब इसे इंजेक्ट करवाया माइस में, तो आपने नोटिस किया कि चूहा जिंदा रहा, उसकी डेथ नहीं हुई, क्योंकि हीट प्रोवाइड करवाने से क्या होगा कि जो इंफेक्शियस सब्सटेंस होंगे वो एग्जैक्टली मर जाएंगे। इसलिए आप बताइए कि हम हमारे घरों पे जब कच्चा खाना नहीं खाते, ज्यादातर हम पकाते हैं, उबाल के खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह हम धो के खा लेते हैं, वो बात अलग है, उनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे दूध आता है तो आप उसको पहले गर्म कर लेते हैं कि भाई बाहर से आया, कोई इंफेक्शियस मटेरियल हो तो पानी भी कई बार डॉक्टर कह देता है कि वो उबला हुआ पीजिए आप, तो वो इंफेक्शन की वजह से ही है कि भाई इंफेक्शन सब्सटेंस जो होते हैं वो हीट देने से मर जाते हैं। अब आपको समझना है कि इन्होंने क्या किया। अब ये तो सिंपल सी बात थी, अब रियल बात तो अब है जिससे हमें ट्रांसफॉर्मेशन मेथड समझ में आएगा। इन्होंने क्या किया? एस स्ट्रेन दिया और साथ में आर स्ट्रेन दिया, दोनों स्ट्रेन इंजेक्ट करवाए चूहे के अंदर। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो एस स्ट्रेन था ना यहां पर, वो एस स्ट्रेन कैसा था? तो हम कहेंगे एस स्ट्रेन हीटेड था, मतलब उसको हीट देके किल कर दिया गया था। और जब इसे इंजेक्ट करवाया गया माइस के अंदर, तो आप बताएंगे कि जो माइस है उसकी डेथ हो गई। अब आप बताइए कि क्या यहां पर आर स्ट्रेन वायरुलेंट था? तो हम कहते हैं नहीं। क्या एस स्ट्रेन वायरुलेंट था? बोलो यस, एस स्ट्रेन वायरुलेंट था। लेकिन एस स्ट्रेन को अगर हीट दे दी जाए तो क्या वो डिजीज कॉज कर सकता है? तो नहीं कर सकता, क्योंकि मर गया। लेकिन फिर बात आती है कि जब हीटेड एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन के साथ माइस के अंदर दिया गया तो माइस में डिजीज कोज हो गया। तो यहां से एक बात बनी कि जो आर स्ट्रेन है उसने क्या किया? रिसीव द डीएनए ऑफ एस स्ट्रेन फ्रॉम सराउंडिंग एंड कन्वर्ट इनटू एस स्ट्रेन। है ना, कि आर स्ट्रेन ने अपने चारों तरफ से एस स्ट्रेन का डीएनए ले लिया। मैंने यहां देखो एक बात समझना, इस लेक्चर में मैंने यहां मेंशन कर दिया डीएनए। हालांकि जिस टाइम पे ग्रिफिथ ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए थे कि भाई ये डीएनए है। बस उन्होंने ये कह दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उस जेनेटिक मटेरियल ने अपने सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल को लेकर
जो बैक्टीरिया है उसने अपने सराउंडिंग से जेनेटिक मटेरियल को लेकर उन कैरेक्टर्स को क्या कर लिया है, अटेन कर लिया है, अचीव कर लिया है। इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कह दिया। लेकिन इससे कभी ये डिसाइड नहीं हो पाया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है, ये उससे डिसाइड नहीं हो पाया, ये आपको समझना होगा। फिर आप बताइए कि एनसीईआरटी यहां कह रही है कि जैसे हम बात करते हैं कि बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, बायोकेमिकल नेचर का मतलब है कि हमारे पास जेनेटिक मटेरियल केमिकली डीएनए ही है, ये कैसे पता चले? ये तो पता चल गया कि भाई जेनेटिक मटेरियल कोई ना कोई तो है। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये डिसाइड नहीं हो रहा कि वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, उसको डिसाइड करना है। तो उसके लिए फिर आप बताइए कि हम आगे चलेंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। हम कहेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने दिया है, लेकिन इसका बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किसने किया है? 3 साइंटिस्ट, अवेरी, आप मैं साइड में हट रहा हूं, एक बार आप करना चाहें तो, अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी, है ना? तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अब मैं क्या कहूंगा कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो दिया था ग्रिफिथ ने। अब क्या करेंगे हम, इस ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, जिससे ये डिसाइड हो पाएगा कि यस, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो डीएनए की वजह से ही हुआ है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए ही काम करता है, ट्रांसफॉर्मेशन में डीएनए ही काम करता है। 3 साइंटिस्ट अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने यह काम किया। देखें, तो हम कहेंगे बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। सही है। कब हुआ? तो हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चले तो 1934 में, और 1933 से लेकर, मैंने 34 पूरा लिख दिया क्या, 33 से लेकर 44 तक, मतलब 10-11 साल, जिसमें 3 साइंटिस्ट का नाम है। कौन कौन है? तो आप बताएंगे, एक तो एवेरी, दूसरे हैं मैक्लियोड और तीसरे हैं मैकार्टी। ये एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। पहले साइंटिस्ट कौन है? एवेरी, दूसरे मैक्लियोड और तीसरे मैकार्टी। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल किसने दिया? तो हम कहेंगे कि ग्रिफिथ ने। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन किसने किया? तो अवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने। लगभग 10 साल का टाइम लगा इनको, ये आपको समझना होगा। इन्होंने क्या किया कि भाई आपके पास 2 स्ट्रेन थे, जब हम इसकी बात कर रहे हैं ना ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की, तो 2 स्ट्रेन है। एक आपके पास है आर स्ट्रेन, जो कि नॉन वायरुलेंट है। मैं एनसीईआरटी की सीक्वेंस में ही चल रहा हूं, आप एनसीईआरटी को पढ़ते जाइएगा साथ साथ लेक्चर्स के, तो अच्छा लगेगा आपको। और दूसरा है एस स्ट्रेन, जो कि है वायरुलेंट। ठीक है। अब आप बताइए कि भाई इन्होंने क्या किया, 3 कल्चर मीडियम तैयार कर लिए। जैसे मैं टेस्ट ट्यूब बनाता हूं, यहां पर कल्चर मीडियम बनाने की बजाय टेस्ट ट्यूब बना के बताता हूं आपको, या ऐसे रख लो कल्चर मीडियम, स्पेस कम है बोर्ड पे थोड़ा सा। 1 2 3। इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें बोलो, इन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया रख लिए। हाँ, आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया रख लिए। आप बताओ कि भाई ये आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इस कल्चर मीडियम में, यहां पर भी आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में, और यहां पर भी आर स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया कल्चर मीडियम में। इसके साथ उन्होंने क्या किया, जो आपके पास ये एस स्ट्रेन था ना, एस स्ट्रेन, इस एस स्ट्रेन के कुछ केमिकल्स को रिलीज कर लिया। जैसे कि इन्होंने बाहर निकाल लिया इसका डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। मैं ऐसे एक एग्जांपल देके बता रहा हूं। इन्होंने एस स्ट्रेन का अंदर का जो फ्लूइड था, जो मटेरियल था, उसको निकाल के यहां डाल दिया। जैसे आप सोचो उस फ्लूइड में क्या क्या था, तो बोलो डीएनए था, उसमें आरएनए था, प्रोटीन था,
ये तीनों किसके थे, तो हम बताएंगे ये तीनों एस स्ट्रेन के थे। ऐसे इधर बताइए कि डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, ये तीनों किसके थे, तो हम बताएंगे कि ये तीनों एस स्ट्रेन के थे। वैसे इसमें भी डीएनए था, आरएनए था, प्रोटीन था, और तीनों किसके थे, तो हम बताएंगे कि ये तीनों एस स्ट्रेन के थे। ठीक है, एस स्ट्रेन के तीनों थे। अब इसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत अच्छा चेंज किया यहां पर। एनसीईआरटी आपको ये लिख के देगी कि भाई इनका एक अच्छा काम था कि इन्होंने इसमें तो मिला दिया एक एंजाइम प्रोटीएजेज को। प्रोटीएजेज क्या होते हैं कि प्रोटीएजेज बोलो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को तोड़ देते हैं। इस वाले में उन्होंने डाल दिया बोलो आरएनएज को, ये बोलो आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। मतलब तीन अलग अलग सेटअप लिए। फर्स्ट सेटअप में आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन के केमिकल्स जिसमें डीएनए आरएनए प्रोटीन आ गया, साथ में प्रोटीएजेज एंजाइम। ऐसे ही दूसरे सेटअप में आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, एस स्ट्रेन का डीएनए आरएनए प्रोटीन और आरएनए एंजाइम डाल दिए जो कि आरएनए को डाइजेस्ट कर देंगे। और तीसरे वाले सेटअप में उन्होंने मिलाया डीएनएज को। डीएनएज जो यहां पर थे बच्चे वो था डीएनए को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम। अब एक समझना, एनसीईआरटी जब ये एक्सपेरिमेंट आपको खत्म करवाएगी ना बच्चे, कौन सा, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, तो एनसीईआरटी पूछती है कि भाई बताइए डीएनए और स्मॉल एस और डीएनए स्मॉल ए एस ई का क्या मतलब है। बोलो ये तो हो गया एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करेगा, और डीएनए का मतलब हो गया मल्टीपल डीएनए। ठीक है, अगर लास्ट में स्मॉल एस लगा हो तो इसका मतलब है एक से ज्यादा डीएनए हो गए हैं, और अगर ए एस ई लगा हो तो आपको बताना है कि ये उस एंजाइम की बात हो रही है। तो डीएनए हो गया मतलब मल्टीपल डीएनए, और डीएनए हो गया एंजाइम ए एस ई वाला, ए एस ई वाला। अब आप बताइए कि हुआ क्या। हुआ ये कि जब प्रोटीएजेस वाले हम स्लाइड को या प्रोटीएजेस वाले हम जब कल्चर मीडियम को देखते हैं तो उसने इस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया। तो आप बताइए कि जो डीएनए था वो आर स्ट्रेन रिसीव करके, आर स्ट्रेन रिसीव करके बोलो एस स्ट्रेन के कैरेक्टर्स हाँ एक्वायर कर लेगा। इसका मतलब यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, क्योंकि डीएनए तो डाइजेस्ट हुआ ही नहीं, तो डीएनए आर स्ट्रेन ने ले लिया, ऐसा हम मान रहे हैं। इनको इसको करने में एनसीईआरटी लिख रही है 33 से लेके 44 तक, 33 से 44, मतलब 33वां साल से लग जाओ 44 तक जाओ, लगभग 10 साल लगे इनको काम करने में, हम इसको 10 मिनट में पढ़ रहे हैं। फिर आप बताइए सेकंड स्लाइड में, सेकंड सेटअप में आरएनए है, जो आरएनए को डाइजेस्ट कर देगा, तो डीएनए अभी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। तो आप बताइए इस डीएनए को ये आर स्ट्रेन क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, और ये क्या बन जाएगा, तो हम बताएंगे कि ये बन जाएगा एस स्ट्रेन। इसका मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है, तो हम बताएंगे कि यहां पर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। फिर उसके बाद हम आते हैं तीसरे सेटअप में। तो यहां जो एंजाइम है वो डीएनएज है, डीएनएज डीएनए को क्या कर देता है, डाइजेस्ट। इसका मतलब ये डीएनए अब इस आर स्ट्रेन को नहीं मिल सकता। तो बताइए कि जो आर स्ट्रेन है वो आर स्ट्रेन ही रहा, और यहां पर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन बोलो डज नोट अकर्स। तो आप बताएंगे इसमें जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं इसमें आपको समझना होगा कि भाई तीन अलग अलग सेटअप, तीनों में आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन के मटेरियल्स को रखा। पहले सेटअप में प्रोटीएजेस को डाला जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता है, तो डीएनए तो बचा हुआ है, वो डीएनए आर स्ट्रेन लेगा और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सेकंड सेटअप में हमने कहा उन्होंने आरएनए को मिलाया, आरएनए ने आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, डीएनए बचा हुआ है, वो डीएनए कौन ले लेगा, आर स्ट्रेन, और क्या बन जाएगा, एस स्ट्रेन। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन तीसरे सेटअप में ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब यहां से ये डिसाइड हो गया कि डीएनए ही जो है बच्चे वही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
ट्रांसफॉर्मेशन मैंने आपको अभी इसी लेक्चर के स्टार्टिंग में, जब मैं ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने ये बात कही थी आपसे कि ट्रांसफॉर्मेशन एक मेथड होता है जो कि बैक्टीरिया में जेनेटिक वेरिएशंस को डेवलप करने का तरीका है। तो आप बताइए, इस एक्सपेरिमेंट में नेक्स्ट जनरेशन आती हुई दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए एनसीईआरटी ने इस एक्सपेरिमेंट के लास्ट में ये बात मेंशन करी कि भाई यहां पर जो साइंटिस्ट थे वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, वो फुल्ली कन्विंस नहीं कर पाए थे लोगों को। तो आप बताइए, इसे और ज्यादा सही कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है, ये बात हमें और अच्छे से क्लियर कर दी थी हर्शे और चेज ने। तो अब हम उनके एक्सपेरिमेंट की बात करने वाले हैं, हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट की बात हम करने वाले हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है। अब उनकी बात करते हैं। अब चलते हैं हम हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट की तरफ। ठीक है, ये सीक्वेंस में मिटा नहीं रहा हूं, पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल पढ़ाया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल का बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हमने किया है। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, प्रूव बाय हर्शे एंड चेज। इन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव आइसोटॉपी टेक्निक के साथ साथ, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को भी। कैसे किया था उसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। तो आप बताएंगे कि प्रूव्ड बाय हर्शे एंड चेज 1952। 1952 में ये हमें इन्होंने बताया, 1952 में हमें इन्होंने बताया। और इन्होंने ये काम किया था बैक्टीरिया ई कोलाई के साथ। किसके साथ? बैक्टीरिया ई कोलाई के साथ। मतलब एक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं हम, और बैक्टीरिया के साथ साथ उन्होंने यूज किया था बच्चे बैक्टीरियोफेज का। यूज द बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोफेज। बोलो, बैक्टीरियोफेज इज वायरस which infect the बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इंफेक्ट करता है। जब हम एक बैक्टीरियोफेज की बात करेंगे तो आप बताइए कि जो बैक्टीरियोफेज है, इस बैक्टीरियोफेज के अंदर अगर इसकी हम स्ट्रक्चर की बात करें बैक्टीरियोफेज के, तो आपको बताना होगा कि बैक्टीरियोफेज जो है बच्चे ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें बाहर की तरफ तो उसके रहता है प्रोटीन कोट, और इस प्रोटीन कोट के साथ अंदर की तरफ यहां पर आपको इसमें मिलेगा डीएनए। कौन मिलेगा? डीएनए। तो बताइए कि जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को इंफेक्ट करता है तो अपना डीएनए बैक्टीरिया में छोड़ देता है, अपना डीएनए बैक्टीरिया में छोड़ देता है। तो इन्होंने क्या किया था कि यहां पर रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स यूज किए। एक तो सल्फर का, सल्फर नॉर्मली S32 होता है, मतलब नॉन रेडियो एक्टिव, लेकिन S35 जो है वो है रेडियो एक्टिव। तो कैसा यूज किया? S35 का, क्योंकि हम तो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप की बात कर रहे हैं कि इन्होंने यूज ही रेडियो एक्टिव आइसोटॉप का किया होगा। और दूसरा हम बात करते हैं फास्फोरस के बारे में। तो फास्फोरस होता है P31 नॉन रेडियो एक्टिव और P32 रेडियो एक्टिव। तो किसका यूज किया?
P32 रेडियो एक्टिव का, P32 रेडियो एक्टिव का, सही है। तो जब P32 रेडियो एक्टिव को इन्होंने यूज किया और S35 रेडियो एक्टिव को इन्होंने यूज किया, तो कैसे यूज किया मैं आपको बताता हूं। आप बताइए कि जो प्रोटीन कोड था ना, प्रोटीन कोड, इस प्रोटीन कोड में कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें सल्फर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगर आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करेंगे S35, रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज करेंगे आप S35, तो आप बताइए कि रेडियो एक्टिव होगा आपका प्रोटीन, प्रोटीन कोट जो है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सल्फर का आप यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब सल्फर यूज करने पर आप बताएंगे कि S35 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोटीन कोट के लिए है। और जब आप आते हो फास्फोरस के लिए, तो हम बताते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए, डीएनए में बोलो फॉस्फेट रहता है, आपको अगर याद हो तो फॉस्फेट ग्रुप है डीएनए में, जिसकी वजह से डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप बताएंगे कि P32 वाला कॉन्सेप्ट इसके लिए सही बैठेगा। अब इसको करवाया कैसे गया उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं हम। उम्मीद करता हूं कि यहां तक की बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हैं कि बैक्टीरियोफेज यूज किया। बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि इंफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर में एक तो प्रोटीन कोट होता है और दूसरा उसका जेनेटिक मटेरियल, मतलब जेनेटिक मटेरियल हम अभी प्रूव कर रहे हैं, आज तो हमें पता ही है ना, तो हम तो पढ़ रहे हैं। तो वो कौन है? डीएनए। आप बताइए, इन्होंने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। S35 जो कि S32 का रेडियो एक्टिव है और P31 का रेडियो एक्टिव है P32, ऐसे करके। अब ये यूज कैसे किया उस पर थोड़ी हम बात करें तो आपको मैं बताऊं कि भाई जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक कल्चर मीडियम है। इस कल्चर मीडियम में आप बताएंगे कि हमारे पास ये कोई बैक्टीरियल सेल प्रेजेंट है, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के अंदर इसका ये डीएनए प्रेजेंट है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि भाई यहीं पर हमने इस कल्चर मीडियम में बैक्टीरियोफेज को भी रखा और इस बैक्टीरियोफेज में डीएनए प्रेजेंट है। इसका मतलब ये बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियोफेज, ये कल्चर मीडियम। अब देखो आप इस कल्चर मीडियम में आप क्या करो, सल्फर यूज कर लो रेडियो एक्टिव S35 वाली। तो आप बताओ इस S35 की वजह से इस बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। जो प्रोटीन कोट है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। और जब ये प्रोटीन कोट यहां पर कैसा हो गया? रेडियो एक्टिव हो गया। तो आप बताएंगे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। अब जैसे ही आपने इस कल्चर मीडियम में इसको यूज किया तो बोलो सबसे पहला काम होगा इंफेक्शन, कि जो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को, ये जो बैक्टीरिया हमारे पास है कल्चर मीडियम के अंदर, इस बैक्टीरिया में इसका खुद का डीएनए प्रेजेंट है, बिल्कुल है। इसके ऊपर आकर जुड़ जाएगा कौन? तो हम कहेंगे बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज अपना डीएनए किसमें छोड़ देगा? तो हम कहेंगे वो अपना डीएनए छोड़ देगा कहां पर? बैक्टीरिया के अंदर। लेकिन आप इस पूरी कहानी को देखो, क्या इसका डीएनए यहां पर रेडियो एक्टिव है क्या? बिल्कुल नहीं है। बैक्टीरियोफेज यहां पर चिपका हुआ था। अब एनसीईआरटी आपसे कहती है कि अब आप इसका क्या करवाइए? बोलिए ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग का मतलब होता है एक तरह से जैसे टेस्ट ट्यूब को पकड़ के ऐसे हिला देते हैं ना अपने, यूं यूं पकड़ के हल्का सा हिला देना हाथ से, ऐसे ऐसे कर देना, इसको ब्लेंडिंग कहते हैं। ब्लेंडिंग करने से क्या होगा? ब्लेंडिंग करने से होगा ये
कि जो आपकी बैक्टीरियल सेल है, उस बैक्टीरियल सेल के अंदर जो डीएनए है, ये इस डीएनए के साथ डीएनए किसका आके जुड़ गया है, तो आप कहोगे इस डीएनए के साथ आके डीएनए जुड़ गया है किसका, बैक्टीरियोफेज का। और जो बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन कोड था ना बेटा, वो प्रोटीन कोड बोलो बैक्टीरिया से अलग हो गया। प्रोटीन कोड बैक्टीरिया से अलग हो गया, ये हो गया ब्लेंडिंग। ये एनसीईआरटी में सीक्वेंस दी हुई है, सबसे पहले इंफेक्शन फिर ब्लेंडिंग। अब कराएंगे इसका सेंट्रीफ्यूगेशन। इस पूरे कल्चर मीडियम की बात चल रही है, सब कल्चर मीडियम के अंदर ही हुआ है, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ठीक है। अब तीसरा काम क्या करना है, तो बोलो तीसरा काम हम करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या करते हैं कि जो टेस्ट ट्यूब होती है उसको बहुत तेजी से मोटर की हेल्प से घुमाया जाता है, यूं ऐसे करके। आप टेस्ट ट्यूब के अंदर मिट्टी और पानी को डाल के अगर बहुत तेजी से घुमाओगे तो जितना भी सॉलिड और हैवी पार्ट होगा ना बच्चे, वो नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। तो बताइए कि जब इस पूरे कल्चर का हमने सेंट्रीफ्यूगेशन करवाया, तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन से हमें पता चला कि भाई बैक्टीरिया तो नीचे की तरफ आ गए, क्योंकि बैक्टीरियल सेल का वेट तो ज्यादा होगा, और जो प्रोटीन कोट था बैक्टीरियोफेज का वो ऊपर की तरफ ही रह गया। अब आप देखो कि जो प्रोटीन कोट आया वो तो रेडियो एक्टिव आया, क्योंकि इसके अंदर S32 था तो प्रोटीन का बना हुआ है, तो ये रेडियो एक्टिव हो गया। लेकिन आप बताइए कि जो बैक्टीरिया था वो नॉन रेडियो एक्टिव था। जो बैक्टीरिया था वो कैसा था, नॉन रेडियो एक्टिव था। सही है। इसका मतलब यहां से ये क्लियर हो गया कि भाई जो प्रोटीन होता है ना वो तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, ये तो फिक्स हो गया कि जो प्रोटीन होता है वो तो जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है। ये तो यहां से हमें फिक्स हो गया, हमें पता चल गया कि प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल मतलब नहीं है। होता तो फिर इस बैक्टीरिया में कैरेक्टर आ जाते, नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप इसी चीज को, थोड़ा सा हाथ गीला कर लूं मैं, उल्टा करके पढ़ते हैं अब। मतलब अब हम चलेंगे फॉस्फेट के साथ। एनसीईआरटी में दोनों डायग्राम्स हैं, मैं लास्ट में आपको डायग्राम भी दिखाऊंगा एनसीईआरटी के। तो अब हम बात करते हैं किसके साथ, एग्जैक्टली अब हम बात करेंगे फॉस्फेट के साथ, है ना। चलिए बताइए कि भाई हमारे पास ये बैक्टीरियोफेज, इस बैक्टीरियोफेज में इसका डीएनए, और हमने अब कल्चर मीडियम में यूज कर लिया है, बोलो P35 को, सॉरी P32। जैसे अभी सल्फर S35 यूज किया था ना, तो अब यहां यूज कर रहे हैं P32 को। अब आप बताओगे कि जो रेडियो एक्टिव हो गया ना वो डीएनए हो गया। अब इसका रेडियो एक्टिव जो हो गया वो डीएनए हो गया। बोलो ये बैक्टीरियोफेज जब इस बैक्टीरिया को इंफेक्ट करेगा, तो इंफेक्ट करने पर अंदर किसको भेजेगा, बोलो वो अंदर भेजेगा डीएनए को। डीएनए अंदर रेडियो एक्टिव आएगा। तो अब आप बताओ कि जो हमारे पास प्रोटीन कोट आया था बैक्टीरियोफेज का, वो प्रोटीन कोट तो रहेगा नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव। लेकिन आप अगर बात करेंगे बैक्टीरिया की, तो आप बताएंगे कि बैक्टीरिया आएगा अब रेडियो एक्टिव। इसका मतलब कि जो डीएनए है उसने इस बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स को बदल दिया है, जो कि प्रोटीन कोट नहीं कर पाया था। तो प्रोटीन और डीएनए में से ऐसा कौन सा मटेरियल है जो कैरेक्टर्स में चेंज ला रहा है बैक्टीरिया के, तो हम कहते हैं वो था उसका डीएनए। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कौन है, डीएनए है, हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से। आप एनसीईआरटी का ये डायग्राम भी अगर देखेंगे तो इसमें भी आपको साफ साफ दिखाई देगा, कलर के साथ एनसीईआरटी ने आपको रेड कलर से इंफेक्टेड को मतलब रेडियो एक्टिव को दिखाया है। फर्स्ट वाले में प्रोटीन कोट को रेडियो एक्टिव दिखाया और सेकंड वाले में
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको उन्होंने एग्जैक्टली डीएनए को रेडियो एक्टिव दिखाया है। तो यहां से प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो हम कहते हैं यहां से प्रूव हुआ कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, डीएनए है। अब एनसीईआरटी का नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए, प्रॉपर्टीज ऑफ द डीएनए जेनेटिक मटेरियल। चलिए, तो पहले हमने पढ़ी है सर्च, सर्च में ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन और जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, वो प्रूव कर दिया हर्शे और चेज के एक्सपेरिमेंट से। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि भाई जेनेटिक मटेरियल कौन और जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या। एनसीईआरटी लिखती है कि जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, लेकिन हेडिंग उसने क्या दी कि जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। एनसीईआरटी लिखती है कि भाई आपके पास न्यूक्लिक एसिड तो दो है, एक न्यूक्लिक एसिड है डीएनए, दूसरा न्यूक्लिक एसिड है आरएनए। तो आप जेनेटिक मटेरियल डीएनए को ही क्यों बताते हैं, या एटमॉस्फेयर ने या इवोल्यूशन के दौरान जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही क्यों डेवलप हुआ है, वो डीएनए ही क्यों डेवलप हुआ है। पेन का कैप कहां गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाद में ढूंढ लेंगे। हाथ तो मेरे चलते हैं ना पढ़ाते पढ़ाते, तो पेन का कैप इधर उधर कहीं चला गया है, शायद दूर गिर गया होगा कहीं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। एक मिनट, किसी दूसरे मार्कर का कैप लगा लेते हैं वरना इंक सूख जाएगी ना इसकी। चलिए, प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, इसमें लिखा है डीएनए वर्सेस आरएनए। आप बताइए कि जेनेटिक मटेरियल जनरली डीएनए होता है, मोस्टली जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, मोस्टली इसलिए क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन भी हैं इन टीएमवी वायरस, मतलब टोबैको मोज़ेक वायरस, एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज हैज आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो जेनेटिक मटेरियल लिविंग सिस्टम में मोस्टली डीएनए होता है, हमेशा डीएनए होता है, ये बात सही नहीं है। तो आप बताइए कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हम डीएनए को क्यों बताते हैं। तो आप बताएं कि एनसीईआरटी कह रही है कि उसके लिए आपके पास कुछ क्राइटेरिया हैं जिनको फॉलो करना जरूरी है। इन क्राइटेरियाज को जो केमिकल डीएनए और आरएनए दोनों में से क्या करेगा, फॉलो करेगा, वो जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा, कहलाएगा। तो आप बताइए क्या क्या है वो। एनसीईआरटी लिखती है हैव एबिलिटी टू रेप्लिकेट, है एबिलिटी टू रेप्लिकेट। एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल होगा जो रेप्लिकेशन कर पाएगा। आगे चल के पता चलेगा कि भाई जो डीएनए है उसमें एक ओराई साइट होती है जहां से डीएनए रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है। तो आप बताइए कि डीएनए में ओराई साइट प्रेजेंट है, इसलिए डीएनए का क्या हो सकता है, रेप्लिकेशन हो सकता है, रेप्लिकेशन हो सकता है। दूसरा, जेनेटिक मटेरियल
material structurally and chemically स्टेबल होना चाहिए। बताइए स्ट्रक्चरली स्टेबल है। स्ट्रक्चरली स्टेबल होने का कारण मैं आपको बताता हूं क्या है। एक तो आपको बताना है कि भाई ये डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होता है। डबल स्टैंडर्ड होने से क्या होगा कि भाई बीच में नाइट्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं, अगर आपको याद, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं नाइट्रोजन बेसिस के बीच में। तो आप बताते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म स्टेप्स। तो आप बताओगे कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है आरएनए की कंपेयर में, तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होने से ये स्ट्रक्चरली काफी स्टेबल हो गया है एज कंपेयर टू, हाँ, आरएनए। दूसरा ये केमिकली भी स्टेबल है। केमिकली कैसे स्टेबल है? एक तो आप बताओ कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर मतलब एक ऑक्सीजन कम है, OH कम है, तो रिएक्टिव कम होगा ये केमिकली। और दूसरा इसमें थाइमीन प्रेजेंट है एज कंपेयर टू यूरेसिल। मतलब आरएनए से कंपेयर करें तो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और यहां पर थाइमीन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है जो कि मिथाइल ग्रुप रखा है। तो आप बताएंगे कि भाई थाइमीन होने से और डीऑक्सीराइबोज शुगर होने से ये केमिकल भी ज्यादा स्टेबल हो गया। इसका मतलब इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, डीएनए के अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अच्छे से। अब आप बताइए कि भाई अगर ये स्ट्रक्चरली और केमिकली क्या है, स्टेबल है, तो इसमें चेंजेस कम आएंगे या ज्यादा? तो बताएंगे कि चेंजेस लेस, कम आएंगे। कम आएंगे तो बोलो कि स्लो म्यूटेशन को रिप्रेजेंट करेगा ये। अब आप एक बात समझना कि अगर आप केमिकली और स्ट्रक्चरली अगर आप स्टेबल हैं तो आप एक बात सोच के देखो। मैं यहां एक एग्जांपल लिख रहा हूं रामलाल का, ठीक है। रामलाल, रामलाल के आगे उसके बच्चे हुए, बच्चों की मैरिज हुई, उसके भी आगे बच्चे हुए, बच्चों की मैरिज हुई, उसके भी आगे बच्चे हुए, बच्चों की मैरिज हुई, उसके भी आगे बच्चे हुए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक उसकी क्या चल रही, पेडिग्री चल रही है। अब आप सोचो जो डीएनए किसमें था, रामलाल में, क्या वही डीएनए उसके बच्चों में है? क्या वही डीएनए आगे भी जा रहा है? क्या वही डीएनए भी आगे जा रहा है? क्या वही डीएनए आगे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो आप बताएंगे कि ये रामलाल से लेकर रामलाल की पीढ़ियों में डीएनए है। अगर इनसे पूछ लिया जाए ना कि भाई आप किसके परिवार के हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हम रामलाल के परिवार के हैं। आपको कैसे पता चला कि भाई हमारे अंदर उनका डीएनए चल रहा है? एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। आप बताइए कि इसमें चेंजेस कम आते हैं, इसमें म्यूटेशन कम होता है, इसलिए यहां पर डीएनए जो है वो कैरेक्टर्स को लंबे टाइम तक जनरेशन टू जनरेशन बनाए रखता है। एक तो ये चीज। और दूसरा आप इसके रामलाल की जनरेशन की बात मत करो, केवल रामलाल की बात करो। रामलाल का पहले बर्थ हुआ, बर्थ से लेके वो यंग हुआ, अडल्ट हुआ, ओल्ड हुआ। इन चारों ही कंडीशन में जो रामलाल का डीएनए था वही डीएनए रहा। ये नहीं कि जब वो बच्चा था तो डीएनए अलग, और जब वो मतलब यंग हुआ तो डीएनए अलग, जब वो अडल्ट हुआ तो डीएनए अलग, और जब वो बूढ़ा हुआ तो डीएनए अलग। बोलो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उसमें डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब डीएनए में चेंजेस कम आते हैं, स्लो चेंज करता है ये अपने आप को। इसलिए आपको बताना है कि भाई इसको हम जेनेटिक मटेरियल बता सकते हैं। और आप बताइए कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है, बताइए रिप्रेजेंट द मेंडलियन कैरेक्टर्स। यहां मेंडलियन कैरेक्टर्स का मतलब हो गया बच्चे फिनोटाइप। सिंपल बात है। मतलब आप किसी के प्लांट की बात कर लो तो बोलो फ्लावर कलर, पोड का कलर, सीड की शेप, जैसे मेंडल की बात कर रहा हूं मैं। तो आप चले, वो तो पी प्लांट के कैरेक्टर थे, आप अपने कैरेक्टर्स पे आ जाओ। लेंथ, बॉडी की हाइट, कलर। सही है बात ये? मतलब जो ह्यूमन के कैरेक्टर है वो कैरेक्टर उसके क्या कहेंगे, मेंडलियन कैरेक्टर कहलाएंगे। मतलब जेनेटिक कैरेक्टर्स बोलते हैं हम इनको बेसिकली।
तो ऐसे मतलब फैक्टर, ऐसा मटेरियल जो कि मेंडेलियन कैरेक्टर्स मतलब फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने की एबिलिटी रखता हूं। अब कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है मैं उस पर बात करता हूं। ये एनसीईआरटी ने पहले क्या किया, हमें क्राइटेरिया में ऐसे 4 पॉइंट लिख के दिए, फिर इन 4 पॉइंट्स को डिटेल किया, और जब लास्ट वाले पॉइंट को डिटेल किया ना यहां पर तो मैं एक चीज बताता हूं कि भाई मेंडेलियन कैरेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होता है, और उसमें आरएनए भी हेल्प करता है, लेकिन आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। मैं इसमें आता हूं, अभी आपको समझाता हूं ये बात। उम्मीद करता हूं यहां तक की बातें समझ में आई हैं, फिर इसके बाद मैं आपको आगे क्लियर करता हूं। मेंडेलियन कैरेक्टर पर चल रहा हूं, ये वाला पॉइंट मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं, ऊपर वाले हिस्से को मिटा के। आप बताओ कि भाई कोई कैरेक्टर कैसे डेवलप होता है, पहले तो उस पर बात करते हैं। बोलो, हमारे जितने भी कैरेक्टर हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेट करते हैं। हमारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो हमारे मेटाबॉलिज्म से रिलेट करते हैं। लास्ट वाले पॉइंट को मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, तो ये पॉइंट यहीं पर पढ़ा है, मैं मिटा नहीं रहा हूं इसको समझाता हूं। आप बताइए, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। डीएनए से बनता है आरएनए। मैं पूछूं कि ये क्या है, तो बच्चा कहता है कि ये ट्रांसक्रिप्शन है। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से आगे क्या बनता है? आप बताएंगे प्रोटीन्स। क्या बनते हैं? प्रोटीन्स। इस प्रोसेस का नाम क्या है? तो हम कहते हैं इसका नाम ट्रांसलेशन है। ठीक है, ये भी क्लियर है। अब आप बताइए कि भाई प्रोटीन्स जो होते हैं वो आगे किसको बनाते हैं? आप बताइए, एंजाइम्स, हार्मोन्स को, जो कि हमारा मेटाबॉलिज्म चलाते हैं, और उससे कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो बेसिकली जो कैरेक्टर आए वो किसकी वजह से आए? बच्चा कहता है वो आए डीएनए की वजह से। लेकिन आप यहां ना एक टेक्निकल ग्लिच देखो क्या आ रहा है। वो ये आ रहा है कि अगर मैं कहूं कि भाई आरएनए है, आरएनए ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन से एंजाइम बना, और एंजाइम से मेटाबॉलिज्म चल के मेरा कैरेक्टर डेवलप हो गया, मेरा कैरेक्टर डेवलप हो गया। तो आप बताओ कि भाई ये भी तो यही काम कर रहा है जो डीएनए कर रहा है, और बल्कि यहां पर तो एक स्टेप ज्यादा हो रहा है और यहां पर एक स्टेप कम हो रहा है। फिर आप आरएनए को जेनेटिक मटेरियल क्यों नहीं बोल देते? तो आप बताइए, यहां एक प्रॉब्लम ये है कि आरएनए जो है वो अनस्टेबल है एज कंपेयर टू डीएनए। एग्जैक्टली। आप बताइए कि लास्ट वाले पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूं, तो आप बताइए आरएनए ज्यादा अच्छा है डीएनए से? एक स्टेप मेरा माइनस हो रहा है। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आरएनए बाकी 3 क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता। एक, ओराई साइट, रेप्लिकेशन नहीं कर पाता। दूसरा, केमिकली और स्ट्रक्चरली क्या नहीं है? स्टेबल नहीं है। और तीसरा, आरएनए जो है अगर ये अनस्टेबल है ज्यादा, तो इसमें फास्ट म्यूटेशन होते हैं, मतलब ये बार बार चेंज लाएगा। इसका मतलब आरएनए जो रामलाल के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता तो उसके बच्चों में वही नहीं आता, करेक्टर ही बदल जाते, शायद रामलाल से आगे कोई और ही पैदा हो जाता। तो आप बताइए कि ये वाला अगर लास्ट वाला क्राइटेरिया हम देखें ना, तो इसमें आरएनए ज्यादा अच्छा है, लेकिन बाकी 3 क्राइटेरिया के केस में डीएनए ज्यादा अच्छा है। तो हम कहते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो है इवोल्यूशन के दौरान वो डीएनए हुआ। एनसीईआरटी में ये सर्च ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एक हेडिंग थी, उसमें ये 4 पॉइंट थे। मैंने अलग अलग 3 एक्सपेरिमेंट और फिर उसके बाद हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए मैंने पूरा पढ़ा दिया। एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन पढ़ाई है मैंने बातें आपको सीक्वेंस में। नेक्स्ट लेक्चर में आरएनए वर्ड से शुरू करूंगा, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे, डीएनए के बारे में आगे डिटेल्स करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऐसे ही चलेगा। पढ़ते जाइए, और अभी जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं प्लीज आप इनको सॉल्व करिए।